हेलो दोस्तों। आज स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। चलो आज देखते हैं नंबर सिस्टम का पूरा एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्लीट। तो आओ मिलकर करते हैं उसको कंप्लीट। ये हमारे चैनल का नाम है आज स्मार्ट स्टडी पॉइंट। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पहले कि संख्याएं संख्याएं क्या होती है। जो भी संख्याएं जो 1 2 3 या इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक होती है वो सभी संख्याएं होती है। उन संख्याओं में अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें ओनली स्वयं का और एक का भाग जाए, वन, ओनली वन या स्वयं का भाग जाए, वह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल 2 3 5 7, जो जिसमें स्वयं का भाग जाता है और ओनली वन का भाग जाता है, ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। और 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या। दोस्तों 1 से 25 तक हमारी कुल अभाज्य संख्या 9 होती है। जैसे कि लें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। उसके बाद में 25 से 50 तक 25 से 50 तक होते हैं दोस्तों 6। 50 से 51 से 75 तक ये भी 6 होती हैं। 75 से 100 तक ये होती है हमारी 4। तो इनको जोड़े टोटल कितनी हो गई 1 से 100 तक। ये हो गई दोस्तों 25। 9 से 15, 15 से 21, 21 से 4 25, ये हमारी 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट। तो दोस्तों हमें एग्जाम जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन ये इनमें से नहीं आता है। एग्जाम में आता है कि 1 से 100 तक अभाज्य युग्म कितने होते हैं। तो दोस्तों 1 से 100 तक के अभाज्य युग्म ओनली 8 होते हैं। इंपोर्टेंट लगा लेंगे इस बात को। 1 से 100 तक तो अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म होते हैं जो जो तुल्यक आती हैं, जैसे 17 19, जिसमें ओनली एक संख्या का अंतर हो। ऐसे टोटल संख्याएं 8 होती हैं। इसके बाद दोस्तों संख्याओं में हम लें प्राकृत संख्याएं। दोस्तों ये मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, पर ये हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एसएससी जीडी वीडियो की जो भी आगामी जो भी 5-10 दिन में एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होकर इनफिनिटी तक जाती है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफिनिटी तक। ये होती है प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है दोस्तों जो 0 से इनफिनिटी तक जाती है, जो 0 से स्टार्ट हो जाए और बाद में प्राकृत संख्या है, इसमें 0 लगा देंगे, ये होती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती है दोस्तों पूर्णांक संख्या। इंटीजर। पूर्णांक संख्या वे होती है दोस्तों जो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक जाती है, जिसमें नेगेटिव संख्या भी आ जाती है और धनात्मक संख्याएं भी, जैसे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक। ये होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं।
इसके बाद लेते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी होती है दोस्तों जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, पर याद रहे q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा तो इंफिनिटी बन जाएगा जो असंभव है। आज हम लाते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है जो रूट में आते हैं दोस्तों, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, या जो अशांत आवर्ती की जो दशमलव संख्या होती है वो भी अपरिमेय संख्या में, जैसे कि 1 4 2 1 3, जैसे कि ऐसी संख्या आती है वो होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों याद रखो कि 1.4242 ऐसे लगातार संख्याएं आती है ना, वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। ये याद रखने योग्य बात है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भी होती है जिसमें सभी संख्याओं को मेल हो, जिसमें बट्टे की रूट की जो भी संख्या आती है ना वो सब वास्तविक संख्या में आती है। जैसे कि ये भी माइनस इन्फिनिटी से चालू हो गई, इसमें जैसे डॉट 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 हो गया, -1/2 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, ये जैसी भी आती है ना वो सभी इन संख्याओं को मेल होता है, वो वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद आती है काल्पनिक संख्या होती है। संख्या दोस्तों काल्पनिक संख्या वे संख्या जो आयोटा वाली होती है, आयोटा वाली जो संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम ये आज फर्स्ट इसका रिवीजन कर रहे हैं, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम सभी टॉपिक में से एक एक एग्जाम्पल साइट इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो। अब दोस्तों नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पूरा हो गया है हमारा अभाज्य संख्याओं का। सेकंड टॉपिक है भाजकता का नियम। ये देखते हैं भाजकता का नियम, जैसे कि 2 के भाजकता का नियम, 3 के भाजकता का नियम, 5 के, 7 के, 6 के, जो भी है भाजकता का नियम। पहले देखते हैं हम 2 के। दो की भाज्यता का नियम है दोस्तों, जो भी संख्या है उसके लास्ट का जो भी इकाई अंक है वो 0 हो या फिर सम संख्या हो। जैसे कोई संख्या लिए हम 544 या फिर दूसरी संख्या लिए हम 1440, ये दोनों संख्या है जो 2 से विभाजित है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ये सम संख्या है और इसका इकाई अंक है जो 0 है। इसमें 2 का भाग जाएंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 2 7 14, 2 7 14, 2 2 4, ये आ गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 2 2 4, 720। तो ये 2 की भाजकता का नियम है। इसके बाद लेते हैं हम दूसरा लेते हैं हम 3 के भाजकता का नियम। तीन के भाजकता का नियम ये होता है दोस्तों कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वो है 3 के भाजकता का नियम। जैसे कोई संख्या ली 14,241, इसके अंकों को देखते हैं दोस्तों। 1 + 4 + 2 + 4 + 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो इसमें दोस्तों 3 का भाग जाएगा, तो चलो इसमें देखते हैं। 3 चौका 12, बचे कितने 2, 3 7 21, बचे कितने 1, 3 चौका 12, बचा कितना 2, 3 7 21। तो इसमें 3 का भाग ज्यादा है, तो ये संख्या है जो 3 से विजिबल होगी, भाज्य होगी। इसके बाद लेते हैं 4 की भाजकता का नियम। दोस्तों ये भाजकता का नियम है जो संख्याओं को कैलकुलेशन में बहुत हमें हेल्प करेगा। 4 की भाजकता का नियम होता है जो भी संख्या है उसके जो संख्या है उसके इकाई अंक और दहाई अंक में 4 का भाग जाना चाहिए हर संख्या में। जैसे कोई संख्या लें 1424,
ये 4 से क्यों बोला, क्योंकि इसमें 4 पे भाग जा रहा है लास्ट में। तो इसमें देख के देखते हैं। 4 तिया 12, 2 4 पंजा 20, 4 छक्का 24। तो दोस्तों ये 4 से विभाज्य है, क्योंकि जो भी लास्ट की इकाई अंक है, इकाई भाई 24 है, इसमें 24 में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर भाग जाएगा तो 4 से विभाज्य होगी, नहीं तो अलग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लेते हैं 5 का। पांच के भाज्यता नियम तो दोस्तों आप सबको पता है, जिसका इकाई अंक, जिस संख्या की इकाई अंक 0 हो और 5 हो, वो 5 से भाज्य होगी। 0 और 5, जिस संख्या की लास्ट में इकाई अंक हो 0, 5 हो, 5 से भाज्य होगी। जैसे कि हमने 1655, 1750, इसमें देख देंगे 5 का भाग तो आसानी से चल जाएगा। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 5, इसमें 5 का 5 दिया 15, 50, 25 दिया। ये 5 की विभाजकता का नियम होगा। तो दोस्तों देख लो। इसके बाद दोस्तों 6 की विभाजकता का नियम देखते हैं। छह की विभाजकता का नियम दोस्तों, जिस संख्या में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग चल रहा है, 2 और 3 इन दोनों को पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 2 का अपने विभाजकता का नियम पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया। तो इसकी संख्या जैसे लिए दोस्तों 1, ये लें, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। 2 का तो ये सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 3 का इसके अंकों का योग। अंकों के योग देखिए दोस्तों, तो 1 5 6, 6 4 10, 10 और 2 12, तो इसमें 6 का भाग जाएगा। इसमें देखिए तो 6 2 12, कितने बचे 3, 6 5 30, कितने बचे 4, 6 7 42, पूरा भाग रहा है। ये हो गया 6 की भाजकता का नियम। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 7 की भाजकता का नियम। सात की भाजकता का नियम है दोस्तों, जो भी संख्या है उसका इकाई अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे। जब तक घटाएंगे जब तक उसमें 7 का भाग न चल जाए। जैसे कि कोई संख्या लिए हम 1526, ये संख्या है, इसका इकाई अंक है 6, इसका दुगुना 6 2 12, शेष बची संख्या 152, इसमें से घटाते हैं। 152 में से 12 घटाएंगे तो 0 और 1, ये बचेगा ना, ये बच गया। अब इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 7 2 14, इसमें जा रहा है 7 का भाग, तो 7 का भाग इस संख्या में भी जाएगा। इसको काट के देखिए 15 26 को 7 से तो चला जाएगा। 7 2 14, 7 एकम 7, 7 8 212, ये हमारा हो गया 7 का। लास्ट की इकाई अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर जो भी संख्या है उसमें 7 का भाग जाएगा तो वो 7 से विभाज्य होगी, याद रखना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं एक इम्पोर्टेंट और बात है दोस्तों, याद रखना, नोट लगा। कोई संख्या लगातार 6 अंकों तक हो, जैसे कि कोई संख्या है 3, ये सेम संख्या है 6 अंक तक हो, ये संख्या ना, वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ये हो 4 4, ये हो, ऐसी लगातार संख्याएं वो 7 से विभाज्य होंगी। ये बात में हमेशा याद रखनी, इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद लेते हैं 8 की बात। आठ की भाजकता का नियम वो होता है दोस्तों, संख्या के लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले हम 8 की भाजकता में लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, वो संख्या भाज्य होगी 8 से। इसमें 528 में 8 का दे तो
8 टिकम 8 और 8 24 8 से 50 40 8 से का 48 तो ये कितने 4 8 से का इसमें मतलब लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 8 से भाज्य होगी। इसमें 8 का देखें तो 8 2 16 0 5 हो जाएगा तो 8 से का 48 8 से का 48 मतलब ये भाज्य होगी 8 से। 8 के बाद लेते हैं दोस्तों 9 के भाजकता का नियम। नौ के भाजक तक में वो 3 किस तरह से है दोस्तों, जगह अंकों के योग में 9 का भाग बनाना चाहिए, वो संख्या 9 से भाज्य होगी अन्यथा वो अभाज्य होगी। जैसे कि दोस्तों 14 से 61 इसमें 9 का भाग दें 9 बचे कितने 5 9 9 चौका 36 9 45 54 बचे कितने तो 9 की तो 1467 में 9 का भाग जा रहा है, उनके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो स्टार्ट। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं 11 की भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम तो 11 की भाज्यता का नियम होता है जो भी संख्या है उसकी जो सम स्थान पर जो डिजिट आते हैं उनका और विषम स्थान पर जो डिजिट आते हैं उनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो वो है 11 का भाज्यता का नियम। जैसे कि कोई संख्या ले हम, ये संख्या है इसके विषम स्थान 5 4 1 है, इनका योग 5 है 4 9 9 1 10, इनका अंतर 8 9 1 10, यानी कि विषम स्थान पर जो संख्या आती है उनका और सम स्थान पर जो संख्या आती है उनका अंतर 0 होना चाहिए या 11 हो, वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अब इसमें 11 के भाग देख के देखते हैं। देखो 11 5 55 कितने बच्चे 3 11 3 33 कितने बच्चे 1 11 का 11 ये इसका। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 13 की भाज्यता का नियम। दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में पूरे नंबर सिस्टम का सूत्र साफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 13 की भाज्यता का नियम होता है जो भी संख्या होती है उस संख्या का इकाई अंक का 4 गुना शेष बची संख्या में जोड़ते हैं जब तक कि उसमें 13 का भाज्य ना हो, तो 13 का भाग ना चला जाए। जैसे कि एग्जांपल है हम 67 86, इसका इकाई अंक है 6, इसका 4 गुना 24, शेष बची संख्या 678, इसमें जोड़ते जाते हैं जब तक कि इसमें जो भी 13 का भाग न चला जाए। 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 8 5 1 7 8 2 9 1 10 5 1 4 1 7, और इसका इकाई अंक कितना है 2, इसका 4 गुना 4 2 8, शेष बची संख्या 70, इसमें जोड़ देंगे 78। तो दोस्तों आपको नॉर्मली पता है कि 78 में 13 का भाग जाता है, तो ये 13 से भाज्य है तो ये संख्या भी 13 से भाज्य होगी। इसके बाद लेते हैं दोस्तों 17 की भाज्यता का नियम। इसमें दोस्तों 17 की भाज्यता का नियम है जो भी संख्या है उसके इकाई अंक का 5 गुना शेष बची संख्या में से घटाते हैं जब तक घटाएंगे जब तक कि उस संख्या में 17 का भाग न चला जाए। तो उसका एग्जांपल है इसमें इकाई अंक है 8, इसका 5 जोड़ा 8 15 40, शेष बची संख्या 552 93, इसमें से घटाते हैं
40 घटाएंगे दोस्तों इसमें 3 5 2 5 52 53, इसमें इकाई अंक है 3, इसका 5 गुणा 15 शेष 525 में से घटाते हैं, कितने बच गए 0 1 5 510, इसका इकाई अंक 0, इसका 5 गुणा 0 होता है 51 में से घटाएंगे 0 तो 51। तो दोस्तों आपको पता है 51 में 17 भाग जाता है, 17 की 51, तो ये 17 से विजिबल है, तो ये संख्या भी 17 से भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो 17 के बाद देखते हैं 19 के भाजकता करेंगे, ये हमारा लास्ट है 19 के भाजकता का 19 की भाजकता का नियम दोस्तों, जो भी संख्या है उसका इकाई अंक का डबल करके हम शेष बची संख्या में जोड़ते हैं, और जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि उसमें 19 का भाग न चला जाए। जैसे कि इसका एग्जांपल है दोस्तों 1881, इसका इकाई अंक है 1, इसका डबल 2, शेष बची संख्या 188, इसमें जोड़े 190, तो इसमें 19 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या भी 19 से भाज्य होगी। ये हमारा भाज्यता का नियम यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम का फॉर्मूला बेस, वो हल करेंगे। तो अब देखते हैं हम फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। फॉर्मूला पहला है n प्राकृत संख्याओं का योग। ये हम दोस्तों रिवाइज कर रहे हैं ताकि आगामी जो परीक्षा है SSGD की उसमें हेल्पफुल हो। n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला है n = n + 1/2, इसका फॉर्मूला होता है। एग्जांपल ले तो दोस्तों 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। योग n बराबर होगा इसमें 100। इस फॉर्मूले में रखते हैं 100 कोष्टक 100 + 1/2, इस 2 से 100 को काटेंगे तो 50, ये हो गया 50 गुणा 101। इसको गुणा करते हैं 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, 5 × 50, इसका n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात बनेगा। इसके बाद लेते हैं हम n प्राकृत संख्याओं का जो लगातार संख्याएं यानी a से b तक, a से b तक लगातार संख्याओं का योग। a से b तक लगातार संख्याओं के योग में है पहले इन संख्याओं का योग a + b, जो संख्या बड़ी हो उसको पहले लेते हैं, a + b, इनका अंतर b - a + 1/2, ये लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। जैसे कि एग्जांपल ले इसमें हम 51 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग। लगातार जो संख्या होती है उसका इस फॉर्मूले के द्वारा हल होता है। इसमें a बराबर हो गया 51, b बराबर हो गया 100, इस फॉर्मूले में इसका मान रखते हैं 100 + 51, 100 - 51 + 1/2, 100 + 51 151 इंटू 100 - 51 151 इंटू 100 - 51 49 + 1 50, 50/2, 50 में 2 को भाग देंगे तो 25, 25 को 151 से गुणा करते हैं, 151 × 25, 5 एकम 25, 5 8/2, 25 पंजा 125, 2 127, 12, 5 एकम 25, 25 और 12 37। ये इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। ए से बी तक लगातार संख्याओं का योग। दोस्तों अब है लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार n सम संख्याओं का योग। इतना जरूर है दोस्तों, जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। लगातार n सम संख्याओं का योग है, उसका फॉर्मूला होता है x कोष्टक x प्लस 1। जो x होता है वो होती है संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले हम 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। इसमें s का मान जो निकालेंगे x बराबर होता है n/2। n का मान कितना है 100/2। कितना होगा x का मान 50। ये है x का मान। इस फॉर्मूले में रखते हैं हम 50 × 50 + 1, 50 × 51। इसको गुणा करते हैं 5 × 5 पचम 25, 2550। इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लगातार n विषम संख्याओं का योग। लगातार n विषम संख्याओं का योग। लगातार n विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x²। x का मान वही संख्याओं की संख्या। लगातार n विषम संख्याओं का योग। जैसे कि एग्जांपल ले 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग। वो दोस्तों x बराबर n/2 होता है। n का मान 100 है, 100 में 2 को भाग देंगे 50। x का मान 50 है, इसमें रखेंगे 50 × 50 यानी कि 50 का स्क्वायर। कितना होगा 2500। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n + 1 कोष्टक 2n + 1/6। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि एग्जांपल ले हम 1 से 50 तक के वर्गों का योग। इसमें n बराबर हो गया 50। उसमें मान रखते हैं 50 × 50 + 1 51 50 × 51 × 2। n का मान 50 है +1/6। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 25 में गया, बचा कितना 3। 3 पीस काटेंगे तो 3 × 3 3 7 21। इसको हो गया 25 × 17 × 50 2 100 + 1 101। इसको गुणा करेंगे, इसका मान आ जाएगा। इसको गुणा करते हैं दोस्तों 17 × 17 17 × 17 गुणा 25 2500 करने 25 7 175 17 25 × 25 25 और 17 32 42 4 25 7 175 और 4 182 17 25 × 25 25 और 17 42। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों n सम या विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सम या विषम प्राकृत
संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n सम और विषम संख्याओं का योग n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 2/6। इसका जैसे एग्जांपल ले हम 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। इसमें मान रखते हैं n बराबर हो गया 23 इंटू 23 प्लस 1 24 23 प्लस 2 25/6। इसको काटते हैं 6 चौका 24। इसको हल करते हैं 23 गुणा 4 गुणा 25। इसको करेंगे 25 चौका 100 को 23 से गुणा करेंगे तो 2300। इसका आंसर दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने की, अगर ये फॉर्मूला ध्यान न रखो आप तो ऐसा क्यों सुनाए, तो हम इसकी लगातार संख्या जैसे 23 है ना, या 23 से लगातार दो संख्याओं को गुणा आउट कर देंगे। जैसे कि 23 हो गया गुणा 24 हो गया गुणा 25/6। इसमें 6 का भाग देते हैं तो ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों n प्राकृत संख्याओं की घनों का योग। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। घनों का योग जैसे कि एग्जांपल ले हम 1 से 20 तक के प्राकृत घनों का योग। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसमें n बराबर 20 हो गया। इसमें मान रखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 21/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस 2 से काटेंगे ये 10, ये हो गया 210 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर आपको पता होगा दोस्तों 441 होता है। ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें दोस्तों में पूछ ले n सम या विषम जो भी है n सम घनों का योग। n सम घनों का योग इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2x² कोष्टक x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x बराबर होती है संख्याओं की संख्या। जैसे कि हम एग्जांपल लें 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के घनों का योग। 1 से 10 तक के सम घनों का योग। x बराबर n/2 होता है दोस्तों। इसमें n का मान है 10 तो 10/2 5। इसमें मान रखते हैं इसमें 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे 2 इंटू 5 का 25 इंटू 36। इसको करेंगे 5 2 25 2 50 इंटू 36। इसका मल्टीपल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5 6 30 3 5 या 15 और 3 18 1800 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगर हमें पूछ ले कोई पहाड़ है उसकी गुणजों का योग पूछे, जैसे कि x के n तक के पहाड़ों के गुणकों का योग। n तक के पहाड़ों की गुणकों का योग। इसका सूत्र होता है दोस्तों x n कोष्टक n प्लस 1/2। इसका एग्जांपल है जैसे कि 2 का पहाड़ा लेते हैं हम, जैसे 2 4 6 का 8वां गुणक तक। इसमें रखेंगे
एक्स का मान हो गया 2। खोज करें। हाँ तो एक्स का मान होगा इसमें 2, एन का मान हो गया 8। इसमें रखेंगे 2 इंटू 8 कोष्टक 8 प्लस 1 9 बाई 2। ये 2 से 2 कट गया 8 इंटू 9 9 इंटू 72 क्वेश्चन का आंसर है। तो x के n गुणकों तक पहाड़ों का योग ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। नंबर सिस्टम का टॉपिक है समांतर श्रेणी। इसमें देखते हैं n पद ज्ञात करना। n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों tn बराबर a प्लस n माइनस 1 t। याद रहे ये होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है साधारणता। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल हो 2 3 4 2 20 पद, इसमें 20 पद पूछे तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। 20 पद पूछे T20 बराबर ए का मान है 2 प्लस n का मान है 20 माइनस 1, b का मान है इनके बीच का अंतर 1, इसको करते हैं 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 को 1 से गुणा करें 19 आएगा, 19 प्लस 2 21, जो इसका 20 पद होगा वो इसका 21 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों n पदों का योग। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग दोस्तों दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहले सिंपल हम देखें n पदों का योग का सूत्र n कोष्टक a प्लस b बाई 2। वही फंडा है, इसमें a बराबर हो गया प्रथम पद, b बराबर लास्ट पद। जैसे दोस्तों इसका एक सूत्र होता है जिसको हम एस एन बराबर दर्शाते हैं, पढ़ा होगा आपने। एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d, ये किसका फॉर्मूला होता है। जैसे किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ से लेते हैं हम 5 7 9 11 2 2 2 20 पदों तक का योग। इसमें हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, जो पर हमने पढ़ा था TN पद वो भी और ये भी। पहले इसका TN पद ज्ञात करते हैं, T20 पद ज्ञात करते हैं। अगर इसमें पदों की संख्या दे रखी हो जब हम डायरेक्ट इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 20 पद दे रखा हो तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो इसमें रख देंगे S20 20 पदों तक बराबर n बाई 2 20 बाई 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान है 5, n का मान 20 माइनस 1, d का मान 2, इन बीच का अंतर। इसको हल करते हैं, काटे 10 5 2 10 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 2, निकाल करते हैं 10 प्लस 19 2 38 10 गुणा 38 और 10 48, इसको गुणा करेंगे तो 480, ये इसका आंसर होगा। अगर दोस्तों हमें अगर इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करना हो तो इसको फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करने के लिए हम करेंगे पहले इसका 20 पद ज्ञात करेंगे उस T20 वाले फॉर्मूले से। T20 जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, इस फॉर्मूले द्वारा इसका T20 पद ज्ञात करेंगे। पहले पहला पद 5 प्लस n का मान 20 में से 1 गया तो 19, d का मान 2 साधारण 5 प्लस 2 38 और 5 43, जो इसका 20 पद है ये हो गया 43। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। n का मान है 20 इंटू प्रथम पद 5 प्लस
लास्ट का पद 48, 43 सॉरी 43 बटा 2, इसे काटेंगे 10 हो गया बराबर 10 इंटू 43 5 48, इसका गुना करेंगे वही 480। हम दोनों फॉर्मूले द्वारा इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, जिसे बोलते हैं जीपी। जीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए आर एन माइनस 1। अब इसमें ए का फंडा वो है प्रथम पद, एन पदों की संख्या, तो आर का मतलब है सार्वंतर। जैसे कि मैं एग्जांपल इसका 3 6 9 डॉट 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 इसमें होगा 3 6 9 डॉट डॉट 24 सबका। इसके द्वारा हल करेंगे, इसमें ए बराबर हो गया 3, आर का मान हो गया इसमें 6 में 3 का काट देंगे 2, एन का मान हो गया पदों की संख्या 24 तक, यानी 24 पदों तक का एन का मान हो गया 24। इसमें रखेंगे मान, ए का मान 3 इंटू आर का मान 2 की पावर एन माइनस 1, 24 माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर 23, ये इसका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों 3 गुना 2 की पावर 23, ये हो गया इसका 24वां पद, इसका 24वां पद हो गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पदों की संख्या यानी पदों का योग ज्ञात करना, वो होता है हमारा एन कोष्टक ए प्लस बी बाई 2। इस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे, इसका आ जाएगा, जैसे एन का मान आएगा 24, प्रथम पद हो गया इसका 3 प्लस लास्ट का पद हो गया 3 गुना 2 की पावर 23, पद करेंगे 24 गुना 3, इससे कॉमन ले लेते हैं, ये बचता है 1 प्लस 2 की पावर 23, 4 किया 12, 1 3 2 4 1 7 72 गुना 1 प्लस 2 की पावर 23, ये इसका 24वां पदों तक का योग हो गया। जो 24वां पद पूछे, मान लो यहाँ पर मैंने पदों का तक का योग पूछा है, अगर यहाँ पर पूछे 24वां पद, जब तो हमें यहीं तक रहना है, इसका 24वां पद है, और अगर योग पूछ लिया उनका तो इस फॉर्मूले द्वारा, लेकिन जो SSGD वगैरह है उसमें ये नहीं पूछता है, या यहाँ तक ही पूछता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। वैसे एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन यहाँ से आने की संभावना ज्यादा है। इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें 2-4 एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें पूछ लिया उनको 5 प्लस में 7 प्लस में 34 प्लस में 32, इसका इकाई अंक पूछे, तो हमें पूरी संख्या को जोड़ना जरूरी नहीं है, इसके इकाई अंक को जोड़ो ओनली। 5 7 12, 12 4 16, 16 में 6 ले लो, 6 9 15, 15 में एक आता है 5, इसका इकाई अंक हो गया 5, यानी इन इनको जोड़ लो, 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 4 13, 13 7 20, 20 से 5 25, 25 का इकाई अंक है 5, तो है 5। अब इसमें पूछ लिया हमको मल्टीप्लाई में, जैसे पूछ लिया हमें 3 इंटू 14 इंटू 20, तो 20 तो रहना वो 0 आ जाएगा लास्ट में, इकाई 25 मल्टीप्लाई 17, इसका इकाई अंक पूछे तो हमें इनके जो इकाई अंक है इनका मल्टीपल करते हैं। जैसे 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 35 का इकाई अंक है 5, फिर 5 को 4 से करेंगे, 5 चौका 20, 20 का इकाई अंक है 0,
जीरो को 3 से करेंगे, जीरो आएगा, इसका इकाई अंक आएगा जीरो। ठीक है दोस्तों। एक पूरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि ले लें 4 6 14 18। इसका इकाई अंक पूछे तो वही करना है, इनका इकाई अंकों को वापस में गुणा करते हैं, उसका इकाई अंक देखेंगे। 9 टू 72, 72 का इकाई अंक है 2, 2 को 4 से करेंगे, 4 2 8, इकाई अंक 8, 8 छकी 48, 48 इकाई अंक 8, 8 को 4 करेंगे, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2। और ओनली इकाई अंकों को गुणा करना है मल्टीपल, क्योंकि पूरी हल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, हमें इकाई अंक पूछा है तो यही करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से, देखो यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को, यानी जो संख्या थी उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, जो 19 है ना, 119 से भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा, तो जो 19 है ना इसमें 17 का भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा वो 17 से भाग देने वो संख्या में वही शेष बचेगा। तो जैसे 19 में 17 का भाग देंगे तो शेष 2। अगर हम 17 का भाग उसी संख्या में दें जिस संख्या में 119 का भाग दे रहे हैं तो भी 2 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, 18 का भाग देंगे पर कूद के रहेगा, 19 की पावर 38 में 18 का भाग दें, 18 भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये पूछ ले तो आपको पता है इसको हल करना, तो ऐसे होगा, तो हम इसका जो फॉर्मूला है उसके टाइप से करते हैं। जैसे 19 को हम 18 की फॉर्म में तोड़ते हैं, ये हो गया 1 प्लस 18 की पावर 38, 18 भाग देंगे, 18 का तो 18 चल जाएगा, बचे कितना शेष 1, 1 की पावर 38 एक ही आता है, तो इसका शेष हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर पूछ ले हमें 17 की पावर 37 बोल रहे यहाँ पर, 37 में 18 भाग दो, कितना शेष बचेगा। दोस्तों इसको भी हम 18 की फॉर्म में तोड़ेंगे, 17 कैसे लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 की पावर 37, इसमें 18 भाग देंगे तो 18 में चल जाएगा, बचा कितना माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 37। माइनस की संख्या के ऊपर अगर विषम में पावर आई तो वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, तो इसका शेषफल बचेगा -1। अब -1 को 18 में से घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, मतलब माइनस में शेषफल हो नहीं सकता, तो 18 में से -1 घटाएंगे तो 17, 17 इसका शेषफल। और दोस्तों नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे इसका एग्जांपल लिया हम 60, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 60 का हम उसके द्वारा कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसमें देंगे 2 का 30, फिर देंगे 2 का 15, देंगे 3 का 5, तो इसके भाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो दोस्तों इसको हटा देता हूँ, तो इसके अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, कुल अभाज्य गुणनखंड 4 हो गए। अगर इसमें पूछने में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड पूछे तो इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख सकते हैं। तो कुल गुणनखंड पूछे तो इनकी पावर है ना उनमें एक जोड़कर फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुल गुणनखंड आ जाएंगे। जैसे 2 की पावर 2, 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1, 1 प्लस 1, 5 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 अच्छा है 6 2 12। तो दोस्तों कुल गुणनखंड पूछे तो 12
और अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 4। ठीक है दोस्तों, कुल गुणनखंड हो गए 12। अगर हमें पूछ ले इन गुणनखंडों का योग पूछे, योग योग पूछे तो दोस्तों जैसे 2 की पावर 2 है 2 है, तो इसका मतलब मारवाड़ी बोलने गया तो ने इसको ऐसे करेंगे हम, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे 3 को करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुण तक है। ऐसे 5 को करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको करते हैं, इस कोष्टक हल करेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 3 की पावर 1 1, 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5, 4 2 6 1 7 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 5 प्लस 1 6, इनका मल्टीपल करेंगे, 6 चौका 24, 24 इंटू 7, 7 चौका 28, 7 2 14 2 16, 168। इसका जो है योग, पानी गुणनखंडों का योग पूछ ले, सभी गुणनखंडों का योग, तो इसके द्वारा हल करें।